जय हिंद दोस्तों, welcome to AP Academy. Today we are going to start the class 7th NCERT science book. We have completed up till class 6th and we have completed all the 16 chapters और हमारे पूरे 16 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं क्लास 6 की साइंस की बुक के। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस बुक का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए, क्लास 6 की बुक में हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 में हमने ये देखा था कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग व्हाई डू वी ईट फूड, हम लोग खाना क्यों खाते हैं। तो बेसिकली खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट्स होते हैं उस न्यूट्रिशंस की मदद से हमको एनर्जी मिलती है। इसके अलावा हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर बिल्टअप होता है, इसके अलावा हम जो बीमारियों से या डिजीजेस से दूर रहते हैं, वो सब इन न्यूट्रिशंस के कारण होता है। हमने कई सारे न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा था, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होता है, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो हमारी बॉडी को इन सारे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है और ये सारे न्यूट्रिशंस फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ता है। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये प्लांट्स में होता है और एनिमल्स दोनों ही को ज़रूरत होता है, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि प्लांट्स इज ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज एनिमल्स आर ऑल्सो दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर जिंदा रहना है तो दे नीड फूड, आई मीन दे नीड न्यूट्रिशन। उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि फूड्स के और ये न्यूट्रिशन उन्हें कहाँ से मिलता है। तो प्लांट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि भाई प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है। एनिमल्स को के बारे में इसके बाद सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द हाउ द न्यूट्रिशंस विल बी गेटिंग फॉर द एनिमल्स ऑल्सो। तो आज हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे रिक्वायर फूड। फूड उन्हें क्यों चाहिए? क्योंकि फूड में न्यूट्रिशंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। क्लियर? अब यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों में फर्क ये होता है कि प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। प्लांट्स को जो हमारे होते हैं उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। अब इनको ऑटोट्रॉप्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऑटोट्रॉप्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। मतलब द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन, मतलब वो फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे हम एज अ ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, या कुछ कुछ एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। बट प्लांट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, और वो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और जो जैसे हम एनिमल्स हो गए या हम ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ये जो भी होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं या ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते, ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर मैं एनिमल्स की बात करूं या फिर ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं तो दे डिपेंड ऑन समवन, मतलब वो किसी न किसी चीज पे डिपेंड करते हैं। कुछ प्लांट्स पे करते हैं, कुछ दूसरे एनिमल्स पे करते हैं, बट दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो खुद फूड नहीं बना पाते बट दे डिपेंडेंट ऑन अदर टू प्रिपेयर देयर फूड, इनको बोला जाता है हेट्रोट्रॉप्स। इनको क्या बोला जाता है? हेट्रोट्रॉप्स। तो एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स और एक होते हैं एट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स, जो कि डिपेंड करते हैं दूसरे पर। क्लियर? डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, इट डिपेंड्स ऑन दी प्लांट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स और एक होते हैं हेटरोट्रॉप्स। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब वो फूड प्रिपेयर करते किन किन चीजों से? तो बेसिकली प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड
एंड मिनरल्स, इन तीन चीजों की मदद से, इन तीन चीजों को यूज करके वो अपना फूड बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं इसको हम आगे देखेंगे। इसका भी एक प्रोसेस होता है कि भाई पेड़ जो अपना खाना बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। अब इसके लिए, खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स को जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सराउंडिंग्स में। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये इनकी बॉडी को ग्रो करने के लिए या उनको एनर्जी देने के लिए न्यूट्रिशन दिए जाते हैं। इसीलिए आप कभी भी नोटिस करें, जब आप एक पौधा लगाते हैं या जो प्लांट लगाते हैं तो वो बहुत छोटा लगाते हैं, लेकिन धीरे 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 वो पेड़ जो होता है वो बड़ा होता है। तो वो पेड़ बड़ा किस कारण से होता है? बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशंस। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग भी, जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे न्यूट्रिशंस की मदद से वो क्या होता है? धीरे धीरे ग्रो करता है। तो न्यूट्रिशन एक मोड है जिसके जरिए, फूड के जरिए ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी को के ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करते हैं। क्लियर? मैंने आपको बताया प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं और एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं उनको क्या बोला जाता है? हेटरोट्रॉप्स। ना, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, अब ये फूड बनाते कैसे हैं प्लांट्स? व्हाट इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स? तो ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। आप लोगों ने नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए द प्लांट्स मेक देयर फूड। नाउ, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज देयर फॉर देयर फूड मेकिंग? देखिए, हम लोगों ने क्लास 6 में जब प्लांट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि प्लांट्स के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स के अंदर जो सबसे, जो नीचे स्तर पे, जो जो सबसे ग्राउंड पे जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रूट, इसके अलावा स्टेम, इसके अलावा जो होती है लीव्स होती हैं, इसके अलावा फ्रूट्स होते हैं उसमें, और फ्लावर्स होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। अब प्लांट का वो पार्ट जो बेसिकली फूड बनाने में काम आता है, जो खाना प्लांट का बनता है, तो वो पार्ट प्लांट का जो खाना बनाने में काम आता है उसको बोलते हैं लीव्स। पेड़ की जो पत्ती होती है वो बेसिकली खाना बनाने के लिए काम आती है। तो जो भी रॉ मटेरियल खाना बनाने के लिए चाहिए होता है उसको पेड़ की पत्ती तक पहुंचना होता है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मैंने आपको बताया था कि वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीन चीजों की जरूरत होती है किसी भी प्लांट को खाना बनाने के लिए। अब उसको पानी और मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? तो पानी और मिनरल्स बेसिकली हमारे जमीन के नीचे होते हैं जिसको हम सॉइल कहते हैं। पानी और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे सॉइल में होते हैं। अब प्लांट का जो रूट होता है वो वहां से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। आप कभी भी पेड़ में पानी डालते हैं तो आप उसकी जड़ों की तरफ पानी डालते हैं, तो क्या होता है? वो पानी मिट्टी के अंदर जाता है। मिट्टी के अंदर से उस पानी को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और रूट्स उस वाटर को और उन मिनरल्स को स्टेम्स की मदद से लीफ तक पहुंचाते हैं। आपका जो पानी है या जो मिनरल्स हैं वो स्टेम की मदद से, जो अपनी टहनियां होती हैं उनकी मदद से वो पेड़ की पत्ती तक पहुंचता है। तो ये जो कनेक्शन होता है जिससे वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक, ये जो टहनियों का जो कनेक्शन होता है इसी को वेसल्स कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वेसल्स बोला जाता है। मतलब जो पानी है और मिनरल्स रूट से कहां तक पहुंचा रहे हैं हम? पेड़ की पत्तियों तक पहुंचा रहे हैं। किसके थ्रू पहुंचाते हैं? स्टेम्स के थ्रू। तो इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोला जाता है? वेसल बोला जाता है। मतलब एक पाइप की तरह होता है ये, जिससे रूट से क्या होता है? लीफ तक पहुंचता है। ब्रांचेस होती हैं, स्टेम होता है। क्लियर? तो ये एक कंटिन्यूअस पाथ या पैसेज होता है न्यूट्रिशंस को लीफ तक पहुंचाने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं। अब वाटर और मिनरल का तो इंतजाम हो गया। अब इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है।
क्योंकि वाटर और मिनरल्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है, जिससे कि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके। तो बेसिकली हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वो एटमॉस्फियर से मिलता है। हमारे एटमॉस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलता है वो एटमॉस्फियर से मिलता है। तो वो प्लांट तक पहुंचता कैसे, मतलब प्लांट की पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। तो हमारे जो प्लांट की पत्तियां होती हैं, अगर हम उसको आप उसको माइक्रोस्कोप से ध्यान से एक पत्ती को तोड़ के आप माइक्रोस्कोप से ध्यान से उसमें देखेंगे, तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिस पोर्स की उससे कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ की पत्तियों के अंदर जाता है। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं प्लांट्स की लीव्स के अंदर, जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अंदर जाता है। तो बेसिकली वो जो पोर्स होते हैं, पेड़ की पत्तियों में जो पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी को बोला जाता है स्टोमेटा। उसी को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ये बेसिकली होते क्या है, ये बेसिकली इसमें मतलब एक पेड़ की पत्तियां जो होती हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पत्तियों के अंदर जाता है एटमॉस्फियर से। एटमॉस्फियर से कार्बन डाइऑक्साइड जो जाता है वो पत्तियों के अंदर जाता है। अब आपने देखा होगा कि हमारे पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट, वाई इट लुक्स एज अ ग्रीन। मतलब वो पेड़ की पत्तियां जो होती हैं उसमें ग्रीन पिगमेंट्स क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल द लीव्स हैव गॉट अ ग्रीन पिगमेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, व्हाई द लीव्स हैव गॉट अ ग्रीन पिगमेंट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। नाउ ये क्लोरोफिल ही मदद करता है लीव्स को कि वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर सके। देखिए, ये क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स के अलावा भी यू नीड सनलाइट। आपको सनलाइट की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन के लिए। मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है या फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, वो इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है। तो ये जो क्लोरोफिल होता है, ये हेल्प करता है, ये लीव्स की मदद करता है ताकि वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर सके। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने के लिए जो मदद करता है वो कौन करता है, क्लोरोफिल। This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. ये जो एनर्जी होती है, ये जो सनलाइट की एनर्जी होती है, यही क्या करती है, इसी का इस्तेमाल करके हम खाना बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट्स जो होते हैं, खाना जो बनाते हैं, वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से इस एनर्जी को यूज करने के बाद बनाते हैं। इसीलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमेशा इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही होता है। मतलब अगर कोई प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होना है तो सनलाइट जरूरी है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। इसीलिए क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सभी चीजों की जरूरत होती है ताकि हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट कर सकें। अब ये जो सोलर एनर्जी कैप्चर होती है, ये जो प्लांट्स में स्टोर होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ फूड होती है। इसीलिए हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और जो एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स नहीं होंगे। अब प्लांट्स कैसे होंगे, भाई प्लांट्स को भी खाना बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की तो जरूरत है ही, लेकिन साथ साथ सनलाइट की भी जरूरत। बिना सनलाइट के
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती, मतलब फूड मेकिंग प्रोसेस जो प्लांट्स में हो रही है वो बिना सनलाइट के नहीं हो सकती। इसीलिए सनलाइट की जरूरत वहां पर है। और ह्यूमन बींग्स भी जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाकी पार्ट्स भी नहीं होंगे। और प्लांट्स अगर होंगे तो क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सन इसीलिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे धरती पे अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा है या तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अल्टीमेट सोर्स क्या है एनर्जी का? वो है सन। तो इसीलिए इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। कुछ फूड हो ही नहीं सकता। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके सर्वाइवल के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होना पड़ता है फूड पे जो कि प्लांट्स ने बनाया। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अब इसीलिए जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस में, तो बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। याद रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ही मदद करता है सनलाइट की एनर्जी को स्टोर करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन होता है जिससे क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ये क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स। और इसमें क्या रिलीज किया जाता है? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल करते हैं ड्यूरिंग आवर रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो प्लांट्स जो होते हैं वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। दैट इज वाई ऑल्सो द प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर प्लांट्स अगर जो होते हैं अगर वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे तो ह्यूमन बींग्स कैन नॉट और द एनिमल्स कैन नॉट लिव। तो ये था हमारा पूरा फूड मेकिंग प्रोसेस इन दी प्लांट्स। प्लांट्स के लिए फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है। उसके अलावा उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है ताकि वो फूड को प्रिपेयर कर सके। और सनलाइट के लिए मदद कौन करता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल हो, सनलाइट हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या वाटर हो, इन चारों चीज़ों की ज़रूरत होती है सो दैट द प्लांट्स कैन मेक देयर फूड। और ये जो फूड मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, ये न्यूट्रिशन प्लांट्स लेते हैं एंड दे रिलीजेस ऑक्सीजन। और वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट्स को, ये इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और इन्हीं न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट्स की ही मदद से आप देखते हैं कि आपका पेड़ जो होता है वो बड़ा होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से पेड़ अपना खाना बनाते हैं और किस तरीके से उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब सिर्फ क्या कार्बोहाइड्रेट्स ही प्लांट्स के लिए एसेंशियल होते हैं, मतलब एज अ न्यूट्रिशन? अब जैसे हमने अगर अपनी बात की थी एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर हम बात करें तो हमें क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है? नो, वी नीड प्रोटीन ऑल्सो। हमें प्रोटीन भी चाहिए होता है, हमें फैट्स भी चाहिए होते हैं, हमें विटामिन भी चाहिए होते हैं और हमें मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। मीन्स हमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिल जाएगा तो हमारी लाइफ अच्छे से चल पाएगी। नो, वी नीड प्रोटीन ऑल्सो, वी नीड विटामिन ऑल्सो एज वेल एज वी नीड मिनरल्स ऑल्सो। तो हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही प्लांट्स को भी सिर्फ और सिर्फ क्या कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है फॉर द न्यूट्रिशन? नो, दे नीड समथिंग एल्स ऑल्सो। प्लांट्स को कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मतलब इससे तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट से तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, बट कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी उनको और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, ये मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें। ये जो स्टोमा होता है, स्टोमेटा, यही ओपनिंग होती है जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों की पत्तियों के अंदर जाता है। ये क्लोरोफिल जो उसमें प्रेजेंट होता है, ये ग्रीन पिगमेंट उसके ग्रीन कलर के कारण होता है।
और सन की एनर्जी किस तरीके से लीव्स के अंदर यूटिलाइज हो सके, उस चीज की मदद कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। तो ये स्टोमेटा की ओपनिंग है और ये ग्रीन कलर इसी कारण से है, और ये प्रोसेस है पूरी फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन दी कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और कौन कौन से प्लांट्स किस तरीके से फूड को सिंथेसाइज करता है। कार्बोहाइड्रेट्स तो मिलता ही मिलता है, बट अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि अभी हमने पढ़ा कि प्लांट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसके जरिए प्लांट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो बने होते हैं वो बने होते हैं ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स बना होता है आपने देखा होगा इसका केमिकल फॉर्मूला, दैट इज C6H12O6। इसका मतलब क्या है कि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो बना है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का बना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, these are used to synthesize other components of food such as proteins and fats। देखिए, ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ये अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स को भी सिंथेसाइज करने के लिए होते हैं, जैसे प्रोटीन्स और फैट्स के लिए। बट प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है। मतलब कि हमारा जो प्रोटीन होता है वो कौन सा सब्सटेंस होता है? नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, विच कंटेन्स नाइट्रोजन। जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो अब प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? मतलब कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको अगर प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन क्या है? एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो आप लोगों ने देखा हो जब हम लोग गैसेस या एयर अराउंड अस के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे एटमॉस्फेयर के आसपास जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेस है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 78% किसका होता है? नाइट्रोजन का। तो मतलब नाइट्रोजन की प्रेजेंस हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है। ठीक है। और नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं करते। मतलब प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से यूज नहीं कर पाते। उसमें होता क्या है कि सॉइल के अंदर, मतलब जो हमारी मिट्टी होती है उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि हमारे जो एक्चुअली जो हमारा प्लांट होता है उसमें वो डायरेक्टली नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो उसके लिए क्या होता है कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और और उसी को रिलीज कर देते हैं इनटू दी सॉइल। अब प्लांट्स जो होते हैं वो उन्हीं चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अलोंग विथ वाटर। मतलब देखिए, प्लांट का वो पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रूट, जो फूड्स और मिनरल्स दोनों को कैप्चर कर लेता है। ठीक। तो सॉइल में ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो गैसियस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? यूजेबल फॉर्म में। और उसके बाद रिलीज कर देते हैं उसको सॉइल में। तो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट्स अलोंग विथ वाटर। इसीलिए आपने कभी देखा हो कि फार्मर्स, कभी भी आप देखिए जो किसान होता है वो जो अपनी जमीन होती है, कृषि की जमीन होती है, उसमें जो वो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो वो जो फर्टि ताकि वो जो जमीन के नीचे जो बैक्टीरिया है वो उन गैसियस नाइट्रोजन्स को कन्वर्ट कर सके इन द यूजेबल फॉर्म, और वो प्लांट्स को दे करके और प्लांट्स की मदद से वो उनको नाइट्रोजन मिल सके। तो इसीलिए प्लांट जो होते हैं वो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल इस तरीके से करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो होते हैं वो विटामिन को भी सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं, प्लांट्स प्रोटीन्स को एज वेल एज विटामिन या फैट्स को भी सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट आर द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है प्लांट्स में? देखिए, अभी तक हमने उन प्लांट्स की बात करी थी जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते।
Yes, there are certain plants which are not able to prepare their own food. कारण उन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि वो ही प्लांट अपना खाना बना सकते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होगा। क्योंकि देखिए क्लोरोफिल नहीं होगा तो सन की एनर्जी को वो ले नहीं पाएंगे, और बिना सन की एनर्जी के प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से खाना नहीं बना सकता। तो इसलिए सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, और अगर क्लोरोफिल है ही नहीं तो खाना कैसे बनेगा। तो इसीलिए कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो प्लांट्स कभी भी अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, मतलब वो अपना फूड नहीं बना सकते। क्लियर। आपने देखा होगा पेड़ की पत्तियां, कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती, कारण कि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो अब वो कैसे सरवाइव करते हैं, या वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे हम ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड होते हैं, वैसे ही ये प्लांट्स भी अदर प्लांट पे डिपेंड होते हैं, जिस प्लांट को फूड सिंथेसाइज करता है। जो मतलब जिस प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो अपना फूड बनाता है, और वो ही अपना न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को देता है। तो एक तरीके से ये भी हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया था हेट्रोट्रोपिक मोड मतलब ऐसा मोड जिसमें दूसरे पे डिपेंड होना हो अपने फूड के लिए। क्लियर। तो आपने देखा होगा कई सारे किसी किसी ट्रीज में आपने देखे होंगे कि येलो वीरी ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरीके के प्लांट को कुस्कुटा बोला जाता है, या अमरबेल। ये बोला जाता है, इस तरीके के प्लांट्स को क्या बोला जाता है, कुस्कुटा या फिर अमर बेल। ये देखिए अमर बेल। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये क्या करते हैं, रेडीमेड फूड जो प्लांट से होता है उसको लेते हैं और उसी से उसके ऊपर वो क्लाइंब करते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा कभी भी ये जो पेड़ होते हैं जिनके खुद का क्लोरोफिल नहीं होता, ये किसी ऐसे पेड़ के ऊपर क्लाइंब होते हैं जिसका खुद का क्लोरोफिल होता है। तो जो जिस प्लांट पे ये क्लाइंब होते हैं उसको होस्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। देखिए मैंने आपको बताया था कि चूंकि इनके पास खुद का क्लोरोफिल है नहीं, तो खुद का क्लोरोफिल नहीं है तो कैसे करेंगे, दूसरे प्लांट पे डिपेंड होंगे। अब उस प्लांट जिस प्लांट पे वो डिपेंडेंट है या जिस प्लांट के ऊपर वो बैठे हैं उसको बोलते हैं, उस प्लांट को बोलते हैं होस्ट। तो इसीलिए बहुत सारे वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कुस्कोटा में प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पर उसको देखेंगे पेड़, ये देखिए आप, ये इसका बना हुआ है, ये एक एग्जाम्पल। ये देखिए आप, ये नीचे हरे रंग का पेड़ है, उसके ऊपर ये देखिए ये येलो रंग की पूरी टहनी बनी हुई है। ये देखिए ये हिस्सा। अब ये पेड़ क्या है, ये पेड़ इस पेड़ के ऊपर क्लाइंट है। तो ये जो क्लाइंट पेड़ होता है, ये इनके पास खुद का क्लोरोफिल है नहीं, तो खुद का फूड ये प्रिपेयर कर नहीं पाते, तो ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, इसके फूड पे। जो नीचे वाला पेड़ होता है उसके फूड पे ये डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरीके से भी न्यूट्रिशन प्लांट्स को मिलता है। मतलब वो उन प्लांट्स को जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स को ईट करके एनर्जी लेते हैं, जिनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। यस, देयर आर कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स मतलब जो कीड़े होते हैं उनको ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक। तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो दूसरे एनिमल को मतलब इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। इसका ग्रीन या अदर कलर्स के भी ये होते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर बना होता है, इनकी जो ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं इनमें एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम बोलते हैं पिचर लाइक या जग लाइक स्ट्रक्चर। आप देखेंगे इनकी पेड़ों की पत्तियों में एक जग लाइक स्ट्रक्चर या पिचर लाइक स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है। और इनका जो ऊपरी हिस्सा होता है, मतलब ये जो पिचर होते हैं, इनका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो एक तरीके से माउथ की तरह होता है, जो ओपन और क्लोज होता है। मतलब कि इन लीव्स में एक लिड होता है, मतलब फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन और क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। तो ये क्या करते हैं, टाइम टाइम पर पिचर के माउथ को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। अब पिचर के अंदर कई सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हेयर लाइन स्ट्रक्चर होता है। पिक्चर के अंदर जो होता है वो हेयर लाइन स्ट्रक्चर होता है। जब भी कभी कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कीड़ा इस पिक्चर के ऊपर लैंड करता है या इस पिक्चर के ऊपर आकर के बैठता है, ठीक, तो ये क्या होता है, ये जो लिप होता है, मतलब जो उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था जो लिड होता है, वो क्या करता है, क्लोज हो जाता है। और जिसके कारण होता क्या है कि इंसेक्ट जो होता है वो उसके हेयर के अंदर एंट्रैक्ट हो जाता है, मतलब ये जो कीड़ा होता है वो उसके अंदर आकर के जकड़ जाता है उनके हेयर्स में। ठीक, तो इस तरीके से लिड क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट क्या हो जाता है, अंदर ट्रैप हो जाता है। और फिर ये इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीटेड इन द पिचर। पिक्चर में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनकी मदद से उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाता है और वहां से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब किया जाता है। तो ये जो इस तरीके से इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट, मतलब जो कीड़े मकोड़ों को खाने वाले जो प्लांट होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इन्हीं को बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये देखिए यहाँ पर ये इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये देखिए, ये इसकी पेड़ की टहनी है, ये यहाँ पर बना हुआ है। ये जैसे ही ये पिचर है, ये क्या है, पिचर है, ठीक, ये लिब है। अब जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पर आता है पिचर के अंदर, ये लिब क्या होता है, बंद हो जाता है। ये लिब बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये इनके अंदर कैप्चर हो गए, और इसी के अंदर ट्रैप होने के बाद फिर ये डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो दूसरे इंसेक्ट्स को ट्रैप करके और फिर डाइजेस्ट करके उनसे जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है सैप्रोट्रॉप्स। अब ये सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, देखिए आपने कभी भी, आप एक ब्रेड लीजिए, आप एक ब्रेड की स्लाइस लीजिए, ठीक है, और उसको गीला कर दीजिए, मतलब उसको मॉइस्ट कर दीजिए, मतलब उसको गीला करके एक तरफ रख दीजिए। 2 से 3 दिन बाद आप क्या देखेंगे कि उस ब्रेड के ऊपर एक पीली पीली रंग की ऐसी परत बन जाती है। ये देखिए, ये ऐसे एक पीला पीलापन आ जाता है। इसको बोलते हैं फंगस। इसको क्या बोला जाता है, फंगस। ये ब्रेड के अंदर आ जाता है। अब ये फंगस एक्चुअली है क्या, अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ये मशरूम है, पैकेट में देखें, आप देखें ये मशरूम एक पैकेट में बना हुआ है। तो इसका थोड़ा सा आप इसके बाहर का पैकेट को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये पैकेट में आपको ये ऐसे पैचेस दिखाई दे। तो ये पैचेस बेसिकली हैं क्या, ये भी फंगस है। अब ये फंगस बेसिकली लगा कैसे, तो ये बेसिकली जब भी कभी कोई मॉइस्ट जगह होती है या मतलब जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो वहां पर फंगस लग जाता है। अब ये फंगस बेसिकली करता क्या है, तो यहाँ पर सेप्रोट्रॉप्स की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको बताया कि एक ब्रेड लीजिए, तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, फंगाई। अब इन ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, ये जो फंगस है इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, ये जो फंगस बन गए या जो फंगस आ गया ब्रेड के ऊपर, इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, तो ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम दी ब्रेड। जिस ब्रेड पे वो लगे हैं उसी ब्रेड से वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms takes in nutrients from dead और decaying matter, मतलब देखिए यहां पर ये न्यूट्रिएंट्स किस चीज से ले रहे हैं, जो डेड या डिकेइंग मैटर है, इनको बोले जाते हैं सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। मतलब कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म
कहां से न्यूट्रिएंट ले रहा है? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसको बोले जाते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशंस लेते हैं, इनको बोला जाता है सेप्रोट्रॉप्स। इनको क्या बोला जाता है? सेप्रोट्रॉप्स। मतलब कि ये जो फंगस है ये क्या है? सेप्रोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि ये एक डेड मैटर से न्यूट्रिशन ले रहा है। ब्रेड एक डेड मैटर है और ये उस डेड मैटर से जो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इनको बोला जाता है सैप्रोट्रोप्स। और इस न्यूट्रिशन को बोला जाता है सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ये जो फंगस होता है, ये जो फंगाई होता है, ये आपने देखा होगा अचार में भी पड़ जाता है, कई बार लेदर में भी पड़ता है, क्लोथ्स में भी पड़ता है। क्लिक। जो कि ह्यूमिड वेदर में रहते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है। र्यूरी सीजन्स में आपने देखा होगा कई चीजों में फंगस लग जाता है। ठीक है। तो ये जो फंगल के जो स्पोर्स होते हैं, ये जो फंगल, अब ये फंगल लगता कैसे? नाउ, ये जो फंगल के स्पोर्स होते हैं वो बेसिकली एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जब भी कभी ये वेट या वार्म थिंग्स पे लैंड करते हैं, तो ये ग्रो कर जाते हैं तुरंत। मतलब ये जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं। नाउ यू कैन फिगर आउट वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। देखिए, अब यहाँ पर जो ये फंगल्स होते हैं, ये नॉट जनरली वार्म क्लाइमेट, सॉरी, ह्यूमिड क्लाइमेट, जो ह्यूमिड मतलब जो रेनी सीजन का जो क्लाइमेट होता है उसमें ये फंगल्स पड़ते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि साथ में रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिशन दोनों को शेयर करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिम्बायोसिस बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? सिम्बायोसिस। अब देखिए क्या होता है, हमारे जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं, प्लांट के जो रूट्स होते हैं, कुछ कुछ फंगाई उन रूट्स में भी रहते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं, प्लांट जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उन फंगस को, और इन रिटर्न वो फंगस जो होता है वो वाटर और कुछ और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट को। मतलब यहाँ पर न्यूट्रिशंस का शेयरिंग हो रही है। मतलब वो एक तरफ से न्यूट्रिशन ले रहा है और दूसरी तरफ उसको भी न्यूट्रिशन दे रहा है। जैसे ये जो फंगाई होते हैं, ये जो प्लांट के रूट्स में होते हैं, ये प्लांट से ही न्यूट्रिशन लेते हैं और फिर इन रिटर्न में प्लांट्स को वाटर एज वेल एज सर्टेन अदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है सिम्बायोसिस। ये आपको याद रखना है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? सिम्बायोसिस। अब अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिसमें जिनको लिचेंस बोलते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? लिचेंस बोलते हैं, जो कि एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, विच इज एन एल्गा द एंड द फंगस लिव टुगेदर। मतलब कि यहाँ पर एल्गा और फंगस ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को लिचेंस बोलते हैं। यहाँ पर फंगस जो होता है वो शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गा को, और इन रिटर्न में एल्गा प्रिपेयर और प्रोवाइड करता है फूड टू दी फंगस। तो इनको बोला जाता है लिचेंस। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। तो ये होता है सेप्रोट्रोप्स। ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए जो फंगस ग्रो हो जाते हैं ब्रेड्स में या अन्य किसी भी चीज में। नेक्स्ट आपको बात करें तो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन दी सॉइल। मतलब जो सॉइल होता है उसमें कैसे रिप्लेनिश्ड होता है न्यूट्रिएंट्स, ये अब हम देखते हैं। देखिए, आपने देखा होगा हर साल या हर उसमें पीरियड में फार्मर्स जो होते हैं वो मैन्योर या फर्टिलाइजर्स को स्प्रेड करते हैं फील्ड में। आपने देखा होगा कि खेती किसानी की जो जमीन होती है उसमें क्या करते हैं फार्मर्स जो होते हैं, वो मैन्योर या फर्टिलाइजर्स को स्प्रेड करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिकली हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। भाई वो जो जमीन होती है उसमें से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सॉइल के अंदर उनका अमाउंट धीरे धीरे डिक्लाइन होगा।
क्लियर। अब ये जो फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स होते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंस होते हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है। मैंने आपको बताया था कि वो जो फर्टिलाइजर्स डालते हैं यूरिया वगैरह, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन के लिए उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो उनमें न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन भी होता है, पोटेशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है। तो इसीलिए इन न्यूट्रिएंट्स को बार बार समय समय पे सॉइल के अंदर डालना पड़ता है, मतलब जमीन में डालना पड़ता है। ठीक है। और ताकि हम प्लांट्स को हेल्दी प्रोवाइड कर सके, ग्रो कर सके प्लांट्स, और उनके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके। क्लियर। तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स को बार बार रिप्लेनिश करना पड़ता है सॉइल्स के अंदर। क्यों सॉइल्स के अंदर रिप्लेनिश करना पड़ता है? क्योंकि फर्टिलाइजर्स के जरिए जो न्यूट्रिशन होता है वो तो प्लांट्स ले लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब उन्होंने न्यूट्रिशन जमीन के अंदर से ले लिया तो वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी जमीन में। तो आपको दोबारा न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना होता है। इसीलिए हर बार नई फसल उगाने से पहले फार्मर्स को यूरिया की जरूरत होती है, क्योंकि वो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, मैन्युअर्स या फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर यूजुअली जो क्रॉप्स होते हैं प्लांट्स के, वो लॉट ऑफ नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। You learned that through nitrogen gas is available in plenty in the air, plant cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. मैंने आपको बताया था कि भले ही नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, बट प्लांट्स उसका डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। क्लियर। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगा। और मैंने आपको बताया था कि सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं रीजोबियम। अब ये याद रखिएगा आप, इस बैक्टीरिया का जो नाम है इसको बोला जाता है रीजोबियम। मैंने आपको बताया था प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर पाते। उनको क्या ज़रूरत होती है? उनको एक ऐसे बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है ज़मीन के अंदर जो कि उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। वो काम कौन करता है? रीजोबियम। rhizobium convert it into usable form। तो यहाँ पर आकर के हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, क्लास 7 का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हम लोगों ने किस तरीके से प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, हमने पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखा, डिटेल में हमने समझा। फिर कई हमने ऐसे प्लांट्स भी देखे जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और कौन कौन से न्यूट्रिशन प्लांट्स लेता है, वो किस हिसाब से लेता है, किस तरीके से लेता है, हमने वो प्रोसेस देखी। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कई सारे प्लांट्स, कई सारे जो फंगस होते हैं, फंगस किस तरीके से लगता है, स्प्रेपोट्रोप्स किस तरीके से होता है, या फिर हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन दी सॉइल, किस तरीके से न्यूट्रिशन जो होता है वो सॉइल में खत्म होता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम एनिमल्स की न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।